कुशल और ममता नागपुर में रहते थे, मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे और अपने बेटे हरीश को शिक्षित कर रहे थे। कुछ समय में दुर्घटना में कुशल को अपना पैर गंवाना पड़ा और वह पैरों से लाचार हो गया, व्हील चेयर पर ही बैठा रहता और उस समय से परिवार को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। उनके लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया था। माँ, बहुत भूख लगी है। बेटा, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, राशन एक बूंद भी नहीं है। मुझे माफ करना बेटा, घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। मैं लाचार हूँ, इसीलिए तुम्हारी माँ अकेले ही काम पर जाती है। तुम जंगल से जाकर कुछ फल तोड़ लाओ। ठीक है पिताजी। अपनी कमाई का इस्तेमाल हरीश के खाने पीने पर करो, मेरे इलाज पर खर्चा मत करो। इलाज नहीं कराओगे तो ठीक कैसे होगे? पहले की तरह मूर्तियां बनानी कब शुरू कर पाओगे? हमें कुछ करना ही होगा। इलाज के बगैर गुजारा नहीं कर पाएंगे। तुम जल्दी ही ठीक हो, जल्दी ठीक होना ही होगा। ममता की जिद थी कि इलाज जरूर करवाया जाएगा, इसीलिए उसने अपना संघर्ष जारी रखा। वही खुद को भूखा रखा और अपने पति और बच्चे की देखभाल करने में जुट गई। दिन रात एक कर दिया। एक दिन ममता काम पर जा रही थी, तभी कुशाल ने सोचा, मेरा जीवन ममता के लिए एक बोझ है। व्हील चेयर पे बैठा मैं उसके किसी लायक नहीं, बल्कि उस पर मेरे इलाज का खर्चा भी बढ़ गया है। मेरे मरने से सारी मुश्किल कम होगी। आत्महत्या करने की कोशिश में कुशाल व्हील चेयर को धक्का लगाकर जंगल की ओर चला गया। हे भगवान, कोई जंगली जानवर ही मुझे आकर खा जाए। ऐसा नहीं होगा। आवाज सुनकर कुशाल चौंक गया। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसे लगा कि शायद भगवान उससे बात कर रहे हैं। मेरे प्राण ले लो भगवान, मैं अपने परिवार पर और बोझ नहीं बनना चाहता। अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं आया। जब समय होगा तो तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे। हे भगवान, मेरी वजह से मेरे परिवार में कोई भी खुश नहीं। मेरे बच्चे और मेरी बीवी खाने के लिए भी तरस गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? सारा पैसा मेरे इलाज पर ही खर्च हो रहा है। मुझे नहीं जीना भगवान, मेरे प्राण ले लो। ऐसा कहकर कुशाल इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक उसे पेड़ में एक चेहरे की आकृति दिखाई दी। तुम्हें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, बताओ। पहले मैं मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था और विनायक चतुर्थी के दौरान विनायक की मूर्तियां बनाता था। जल्द ही दशहरा उत्सव भी आया। पहले तुम मेरा एक काम करो। ये देखो, ये एक मटका है। तुम इस मटके को भरकर लाओ और मेरी प्यास बुझाओ। पेड़ की बात सुनकर कुशाल ने मटका उठाया और व्हील चेयर पर ही मटका भरने की ओर निकल पड़ा। मटके से पेड़ को पानी दिया और तालाब से पानी इकट्ठा कर पेड़ की प्यास बुझाई। तभी ममता अपने काम से लौट रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक किसान से हुई। उसने उसे बताया कि कुशाल जंगल में गया था। वह दुखी होकर जंगल में भागकर पहुंची। उसे नहीं पता था कि कुशाल वहां क्या कर रहा है। उसने अपने पति को देखा और उसकी ओर दौड़ती हुई चली गई। और ये क्या, पेड़ पर सभी और दुर्गा मैया की मूर्तियां टंगी थी। दोनों खुश हुए और धन्यवाद दिया। ममता, एक रेहड़ी का इंतजाम करो। मैं तुम्हें देता हूँ। अचानक पेड़ से एक रेहड़ी निकली और उस पर उन्होंने दुर्गा मैया की सारी मूर्तियां रख दी। तुम्हारी इच्छा शक्ति देखते हुए मैं प्रसन्न हुआ और इसीलिए तुम्हें देवी की मूर्तियां दान दी। अब जाओ, इन्हें बेचकर पैसे कमाओ।
धन्यवाद, मैं आपकी सीख हमेशा याद रखूंगा। रेडी पर मूर्तियां रखकर वे बेचने निकल गए। लोगों ने बड़े चाव से उनकी मूर्तियां खरीदी। कमाई भी अच्छी हुई और अब तीनों खुशी खुशी रहने लगे। दामोदर पिछले 10 साल से नरसिंहपुर गांव के सरपंच थे। वे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सब लोगों की भलाई के बारे में ही सोचते थे। एक दिन वे अपने घर के लॉन पे सोफे पर बैठकर आराम कर रहे थे। उसी समय 2 आदमी उनके पास आए और उन्हें बोले, हाँ, आ गए तुम लोग। जी कहिए सरपंच जी, क्या काम है? क्या कारण से बुलाया आपने? तुम्हें मालूम है हर साल गांव के बच्चे दौड़ में भाग लेते हैं। जी हमें पता है, पर इससे पंचायत का कोई फायदा नहीं हो रहा, पर इसमें आयोजन से नुकसान है। बस तुम लोग उस नुकसान की चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। आप इतने दयावान हैं, इसीलिए तो हमने आपको सरपंच चुना है। बताइए क्या काम है, हमारा सौभाग्य होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं भी तो एक आम नागरिक ही हूँ। सभी लोग सोच विचार कर रहे थे। तभी किशनलाल बोला, सर दौड़ के बारे में हमारी कोई राय नहीं, आप बताइए क्या करना है। क्यों ना हम इस बार बांस की मिनी बाइक की दौड़ करें? अरे वाह, आइडिया बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। मुझे लगता है हमें इसके बारे में सबको बताना चाहिए। पर बांस से बाइक कैसे बनेगी? हमारे पास बांस का व्यापारी साबू और कार मैकेनिक राजू दोनों ही हैं। दोनों को इससे काम भी मिल जाएगा और हमारे लिए वो दोनों मिनी बाइक भी तैयार कर देंगे। इससे हम सभी का ही फायदा होगा। बोलो, इसमें तुम्हारी क्या राय है? उपाय बहुत अच्छा है साहब। तो दौड़ की घोषणा कर दो और बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करो। पटेल और किशनलाल वहां से चले गए। तभी दामोदर ने साबू और मैकेनिक राजू दोनों को बुलाया, उनसे बात की और उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताया। दोनों खुशी खुशी राजी हो गए और वहां से चले गए। सभी अपने काम पर लग गए। साबू ने बांस लिया और मैकेनिक राजू को दिया और राजू ने बांस की मिनी बाइक बनानी शुरू कर दी। अब वह दिन आ ही चुका था। मुकेश, रामू और नैनी तीनों दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार थे। सभी लोगों को बहुत शुक्रिया और बच्चों ऑल द बेस्ट। जो भी यह प्रतियोगिता जीतेगा उसे 10,000 नगद रुपए मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान से चलाना। दामोदर ने दौड़ के लिए झंडी हिलाई और तभी तीनों प्रतियोगिता बाइक आगे बढ़ाने लग गए। रामू आगे था, वहीं मुकेश ने भी स्पीड बढ़ा दी। तभी मुकेश की बाइक को ओवरटेक नहीं कर पाया और इसके साथ ही मुकेश रामू की बाइक को पीछे से मारना चाह रहा था। लेकिन रामू ने मुकेश की परियोजना का अनुमान लगाया और बड़ी चतुराई से आगे दल निकला। फिर नैनी भी आगे बढ़ने लगी। जो लोग रेस देख रहे थे उन्हें लगा कि नैनी रेस जीत जाएगी, लेकिन रामू ने अचानक गति बढ़ाई और नैनी उससे आगे नहीं निकल पाई। रामू ने रेस जीत ली क्योंकि वही सबसे आगे था। सबको ओवरटेक करते हुए वह आगे चल निकला। सरपंच दामोदर ने सभी को बधाई दी और रामू को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी मिला। रामू के माँ बाप बाइक और नगद इनाम देखकर बहुत खुश हुए।